दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की फीस चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर होता है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था और आज ये आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन आज का आपका होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ये डेरिवेशन को नहीं समझेंगे तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन जो है ये कम से कम 4 या 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। उसके अलावा जिसको भी टॉपर बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यानी कि आपको नोट्स मिलेगा वहाँ पर हैंड रिटन, जो आपका रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नोट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा एग्जाम से पहले, और साथ ही में आप लोग का जब एग्जाम आ जाएगा तो उस टाइम पे पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र 100 रुपीज़ में दी जा रही है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें मात्र 100 रुपीज़ में आपको दी जा रही हैं। तो इसको भी क्लास 12 फीस के लिए टॉपर बैच ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही में व्हाट्सएप में मैसेज करके ये बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो जाता है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही में आप लोग बता सकते हैं कि आपको टॉपर बैच ज्वाइन करना है, तो आपको टॉपर बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चार्ज मात्र 100 रुपीज़ उसका होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और आपका जो लेक्चर नंबर 7 होने वाला है उसको हम लोग समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 7 होने वाला है उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग समझते हैं। वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन होता है ये, और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 बार पूछा भी गया है, तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसीलिए आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं, और आपका जो ये टॉपिक होने वाला है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है चित्र के बारे में, यानी कि जो आपका चित्र सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर ये आप लोग चित्र समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे, बहुत ही आसानी होगी आपको इसको समझने में। तो इस चित्र को मैं आपको बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से आप लोग इसको चित्र को बनाएंगे, ताकि आप लोग ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चित्र को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिखने वाली चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो किस प्रकार से हम लोग चित्र को समझेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, उसके लिए हम लोग चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का चित्र बनाएंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ पता ही होगी पहले से ही। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो आपका O हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग l मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे भी हम लोग l मान लेते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया, टोटल आपका 2l हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो आपका अक्ष होता है ये आपका अक्ष होता है, और ये आपका निरक्ष होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लोग को निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पर कोई पॉइंट मानना है, कोई बिंदु मानना है जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग मानेंगे कि माना कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से लंबवर्धक R दूरी पर कोई बिंदु आपका P है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग इसको मानेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर आपका कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये मान लीजिए आपका बिंदु P है। ठीक है, तो इस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो जब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। इस प्रकार से आपको समझना है कि इसकी जो दिशा होगी वो इधर दूर की तरफ होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं तो उसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, इस प्रकार से। ठीक है,
इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर क्या याद करेंगे, -q आवेश कण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो जो आपका आवेश रखा गया है -q, इसी की दिशा की ओर ही होगी। इस प्रकार से आपका होगा, इस प्रकार से आपका इसी दिशा में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को इसकी जो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को +q से और आपका जो P है यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, -q से P तक की भी दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम लोग +q से जो आपका P तक की दूरी निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया है आधार L दिया गया है और आपका जो लंब है वो R दिया गया है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका जो कर्ण है इसकी दिशा हम लोग कह सकते हैं, इसकी दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर r² + l² जो आपका हो जाएगा √ में, यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी P से +q तक। ठीक है, यानी कि +q आवेश से आपका यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक ये निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग -q आवेश से P तक की जब दूरी निकालने जाएंगे तो सेम चीज़ यही चीज़ यहाँ पर आप लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी आपका जो लंब है वो R ही है और साथ ही में जो आधार है वो आपका L है। तो इस प्रकार से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यहाँ का जो कर्ण है इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, r² + l² का √ इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग इसको दो घटकों में बांटेंगे, एक आपका घटक हो जाएगा लंबवत घटक और दूसरा आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका E1 है, E1 का जो आपका लंबवत घटक हो जाएगा इस प्रकार से, उसको हम लोग नाम देंगे E1 sin थीटा। ठीक है, और जो आपका E2 है, यानी कि जो आपका E2 है, E2 का जो लंबवत घटक हो जाएगा इस प्रकार से नीचे की ओर, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मैं लिख देता हूँ E2 sin थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे। क्षैतिज घटक इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे, क्षैतिज घटक जो होगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्षैतिज जो घटक है इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो आपका E1 है, E1 का जो क्षैतिज घटक हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर E2 है, E2 की जो ऊपर क्षैतिज घटक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जो आपका E1 cos थीटा है और जो आपका E2 cos थीटा है, ठीक है, वो एक ही कह सकते हैं क्रिया रेखा पर है और साथ ही में क्या है, परिमाण में एकदम समान है, ये भी समान है, ये भी समान है और साथ ही में दिशा में विपरीत है। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक दूसरे को एकदम कह सकते हैं समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका क्षैतिज घटक बचेगा, यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इसके द्वारा ही हम लोग इसको निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यानी कि जो आपका E1 cos थीटा है, E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, ये एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम लोग क्या बचेगा यहाँ पर, केवल तो आपका यहाँ पर बचेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इसकी सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको चित्र समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये चित्र समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को इसी चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें नीचे लिखनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि आपका कोई वैद्युत ध्रुव है, आपका यहाँ पर इसको हम लोग A नाम दे देते हैं, इसको हम लोग B नाम दे देते हैं, यानी कि आपका कोई वैद्युत ध्रुव AB है जो आपका किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। माना कि कोई वैद्युत ध्रुव AB, यानी कि आपका AB कोई वैद्युत ध्रुव है जो कि आपका किसी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु आपका P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे बिंदु P पर, उसके बाद फिर हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोगों को तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो जाता है आपका R² हो जाता है। इस प्रकार से हो गया ना। तो ये आपका क्या यहाँ पर स्थित है, आपका परावैद्युत माध्यम में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर K भी आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। ठीक है, Q तो आपको पता है, यहाँ की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो दूरी मैंने आपको बताया था R² + L² का अंडर हो जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से यहीं पे दूरी में लिख देंगे और साथ ही में स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि R² था ना, इसलिए हम लोग ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर आपका जो अंडर रूट हटेगा, ठीक है, यहाँ पर जब आपका अंडर रूट हटेगा तो आपका जो अंडर रूट है और जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लोग पहला इक्वेशन बना देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अंडर रूट को स्क्वायर से हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा आपका क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाता है। प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इसको आप लोग पहला इक्वेशन बना लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग बताएंगे। जो आपका E2 था, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान में जो आपकी दूरी थी, दूरी दोनों समान थी, चाहे आपके माइनस क्यू से पी तक की दूरी हो, चाहे आपका प्लस क्यू से पी तक की दूरी हो, दोनों दूरी कैसी थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि दोनों दूरी समान थी। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस प्रकार से आप लोग यूज करेंगे, उसका फिर आपका जो अंडर रूट है उसका से हट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। और आप लोग देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, जो आपका पहला इक्वेशन था यानी कि E1 बराबर क्या था 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका जो दूसरा इक्वेशन है 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से एकदम समान है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोग बताएंगे E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया। जैसे कि मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो आपका E1 है और E2 है इसको हम लोग दो घटकों में बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा लंबवत घटक इस प्रकार से, और एक आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक इस प्रकार से, ठीक है। आगे इसमें लिखा गया है E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः जो आपके हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोग मैंने चित्र में बताया था आपको, E1 का जो लंबवत घटक हो जाएगा वो E1 साइन थीटा हो जाएगा, और जो आपका E2 का लंबवत घटक हो जाएगा वो आपका E2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें लिखा गया है तथा क्षैतिज घटक क्रमशः E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका जो क्षैतिज घटक है वो आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लंबवत घटक परिमाण में बराबर हैं तथा दिशा में विपरीत हैं, और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं। यानी कि इनकी जो क्रिया रेखा है इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, इनकी जो क्रिया रेखा इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो इसकी क्रिया रेखा जो है वो एक है, और साथ ही में ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। यानी कि कह सकते हैं क्रिया रेखा तो समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, इसीलिए एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसीलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटकों के कारण हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपका क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में आपका E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसलिए आपका ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आप लोग लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। E1 की वैल्यू आपको पता है, E2 की वैल्यू आपको पता है। अब आप लोगों को यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पता होना जरूरी हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि जो आपका cos थीटा होता है बराबर क्या होता है, आपका आधार अपान में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आधार वो कितना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आधार आपका कितना है, L है, और उसका जो कर्ण है कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा आपका cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, L अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह cos थीटा है तो दोनों जगह हम लोग यही चीज़ यूज करने वाले हैं। तो अब आप लोग आगे लिखेंगे कि E बराबर 1 अपान, यानी कि हम लोग सबसे पहले E1 की वैल्यू को लिखेंगे। तो E1 की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि जो E1 की वैल्यू हो जाती है वो कितनी थी आपकी 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले E1 की वैल्यू को लिखेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा इनटू, फिर हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा की वैल्यू को लिखेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपान में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, E2 की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो E2 और E1 की वैल्यू समान थी तो यही वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठाकर लिख देंगे 1/4πε0 के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, फिर हम लोग cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर समान है तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर उठा करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो आपका यहाँ पर पहली वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है E बराबर सबसे पहले क्या लिखा गया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है 1/4πε0 के क्यू अपान में क्या है, आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर है। तो इस पर आप लोग देखेंगे कि बाहर कोई भी पावर नहीं है, तो कोई भी पावर नहीं होती इसकी जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर क्या है, इनटू में क्या है, एल है, अपान में क्या है, फिर आपका अंडर रूट में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अंडर रूट हम लोग हटाएंगे इस प्रकार से, जब हम लोग अंडर रूट को हटा देंगे यहाँ वाले अंडर रूट को,
तो यहाँ पर जिसकी पावर हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि हाफ पावर आ जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग इसकी अंडर रूट को हटाएंगे तो आपका हाफ हो जाता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जब हम लोग इसके साथ करेंगे तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आएगी। तो इसमें से दोनों चीज़ें समान हो जाएंगी आपकी। तो इसमें से हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग इसको एक कॉमन लेकर इस प्रकार से लिखेंगे, ई बराबर 1/4πε0 के जो आपका एल है, एल को हम लोग इसके साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो आपको यहाँ पे बताया था इसकी पावर कितनी थी, एक थी, और इसकी पावर कितनी थी, हाफ थी। तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से क्यों हो जाएगा 1 प्लस हाफ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या था, अंडर रूट हटाने के बाद क्या बचा था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि जब आपके जो आपका आधार होता है जब समान हो जाता है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो आधार आपका जब समान हो जाएगा तो इसकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 + 1 ये कहाँ से आया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और इसकी जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 + 1 यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो 1 + 1 है इसको हम लोग 2 कर देंगे, यानी कि प्लस प्लस जोड़ेंगे इसको 1 1, तो आपका हो जाएगा 2, और 2 को हम लोग इसके 2 यानी क्यू इंटू 2l बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 के क्यू इंटू 2l, यानी कि आपका जो ये 2 है यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2l हो जाएगा। अपान में आपका बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1 + हाफ को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इसको समाप्त करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको यल है, यहाँ पर जो आपका एल दिया गया है, यहाँ पर क्या है आपका एल, यहाँ पर जो आपका एल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका एल स्क्वायर है, कह सकते हैं जो आपका एल है वो जो आपका एल है वो आपका आर से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो एल स्क्वायर को हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जो आपका एल स्क्वायर इसको हम लोग ना के बराबर मान लेते हैं, यानी कि 0 मान लेते हैं। तो जो यदि हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी समाप्त हो जाएगी। तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर केवल आपका आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू इंटू 2l अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि आपका जो एल स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल आपका आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बाहर क्या है आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका ऊपर क्या दिया गया है, Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l बराबर क्या होता है आपका P होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2l की जगह हम लोग P लिख सकते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर P लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जो 2 है 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 2l की जगह हम लोग P लिख देंगे, और साथ ही में आपका जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसकी पावर कितनी बचेगी, R³ बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसको यदि हम लोग जो आपका आवेश है इसको यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए मान की बात करें तो K का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यानी कि K आपका यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, P अपान में R³ यानी कि सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात की बात करेंगे तो यहाँ पर जो K का मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका K होगा वो हट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल कर के आएगा, E बराबर 1/4πε0 P अपान में R³, ठीक है। और इसको यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁹ P अपान में R³, यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 9 × 10⁹ तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।